हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 11 से। और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपके असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन भी इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, और जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, अभी हम सिंपल क्वेश्चन पेपर 2 सॉल्व कर रहे हैं, जो कि ये भी CBSE ने हाल ही में रिलीज किया है, एडिशनल प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, और इस पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर जाकर आप इस पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर द एरिया ऑफ द सेगमेंट ACB इज। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो सेगमेंट है ACB, ये जो शेडेड पोर्शन है, इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। हमको क्या दे रखा है यहाँ पे, देखो ये जो OACB, इसको क्या बोलते हैं हम, ये जो दे रखा है ट्रिंगुलर यहाँ पे, इसको हम सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, सेक्टर के एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो आपका सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा इजीली। ठीक है, अब देखो सेक्टर का एरिया के लिए हमको चाहिए एंगल, तो एंगल तो दे रखा है 90 डिग्री, और रेडियस चाहिए, तो देखो रेडियस यहाँ पे R बोल रखा है इन्होंने। ठीक है, उसमें हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा के हम इजीली निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हमको क्या निकालना है, सिर्फ सेगमेंट का एरिया निकालना है। ठीक है, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। तो एरिया ऑफ सेक्टर लगाएंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू πr²। ठीक है, और माइनस क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखिए थीटा दे रखा है 90, ये हो गया 360, पाई की जगह पे पाई पुट कर लेते हैं अभी हम, R तो R ही दे रखा है तो R² ही रहेगा 1/2। देखिए बेस और हाइट हमारी R ही रहेगी, है ना, दोनों कंडीशन में, तो R और हाइट भी R हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 9 1 9, 9 4 36, यानी यहाँ पे क्या बचेगा πr²। ठीक है, πr² बचा, और नीचे क्या है 4 है, और माइनस में देखिए R इंटू R, R² हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा R², और नीचे क्या बचा 2। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो देखो 4 और 2 का LCM 4 ही आएगा। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, तो ऊपर से क्या बचेगा πr² माइनस, देखिए 2 से 4 2R में कैंसिल हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 का इंटू R से हो जाएगा, तो 2R² हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से R² दोनों में, तो हम क्या करेंगे, R² को कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, R² को कॉमन निकाल लेंगे, तो बचेगा यहाँ से पाई, और यहाँ से क्या बचेगा 2। ठीक है, और नीचे क्या आ गया 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, R² कॉमन में है, π-2 है, तो देखो ऐसा है क्या हमारे पास, देखो ये जो ऑप्शन नंबर A है, आप देखिए हमने साथ में लिखा रखा है, इन्होंने अलग करके दे रखा है, R²/4 π-2। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर A है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये देखिए वाला। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखिए क्या दे रखा है हमको, 2 क्यूब्स ईच विथ 6 सेंटीमीटर एज आर जॉइंड एंड टू एंड, द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज। देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं पहले। देखो यहाँ पे 2 क्यूब है, जिनकी आपको एज जो दे रखी है 6 सेंटीमीटर दे रखी है, जिनको एज टू एज हमने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया है। देखिए इस टाइप में, जैसे हमारे पास क्या है, देखिए इसको हम फिगर बनाते हैं इस टाइप में, ये देखिए ये हमारा 2 क्यूब को हमने एंड टू एंड ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो देखो एक की जो एज दे रखी थी 6 दे रखी थी, तो ये भी 6 ही है ना, ये भी 6 है और ये भी 6 है। क्लियर है, अब हमको इसका क्या निकालना, सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो अगर हम देखेंगे तो ये फिगर क्या बन गया, अब क्यूबॉइड बन गया। ठीक है, तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा लेंगे हम। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अब हमको लेंथ ब्रेथ हाइट चाहिए यहाँ पे, तो ब्रेथ जो रहेगी वो तो 6 ही रहेगी, हाइट जो रहेगी वो 6 ही रहेगी, बस लेंथ चेंज हो जाएगी। लेंथ कितनी हो जाएगी, 6 + 6 यानी कि 12 हो जाएगी। ठीक है, यानी जो लेंथ रहेगी वो 12 हो जाएगी आपकी, ब्रेथ और जो हाइट है वो तो सेम रहेगी। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ से 2, L कितना है 12 इंटू B कितना है 6, B है 6, हाइट भी कितनी है 6, प्लस एज 6 है और L हमारी कितनी है 12 है। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 2, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 6 जा 72, 6 6 जा 36, ये हमारा ये भी 72 हो जाएगा। इसको प्लस कर लो आप, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू, देखिए 2 6 8 8 और 2 10 कैरी 1 7 7 14 1 15 और 3 18, यानी कि 180। तो यदि हम मल्टीप्लाई कर दें इसको तो 18 2 जा 36 और 0 का 0।
ठीक है, यानी कि आंसर कितना आ रहा है इसका 360। तो 360 इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम देखिए इसके क्वेश्चन नंबर 13 में हमको क्या दे रखा है, अ स्फीयर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट फ्रॉम अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल हेमिस्फीयर टू दैट ऑफ द कट आउट स्फीयर इज। देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है, एक हमारे पास सॉलिड हेमिस्फीयर है जिसकी रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी है, उसमें से आपने मैक्सिमम वॉल्यूम का एक स्फीयर कट आउट कर लिया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है जो ओरिजिनल हेमिस्फीयर था उसका किसके साथ, जो कट आउट आपने निकाले, यानी जो स्फीयर का आपने वॉल्यूम जो निकाला है ना उसका आपको क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो इस टाइप में क्वेश्चन है ये, इन्होंने क्या बोला है कि इस टाइप का मान लो एक हेमिस्फीयर होगा, उसमें से है ना, जैसे ये रेडियस, तो यहाँ से एक मैक्सिमम हाइट का वॉल्यूम का हमने यहाँ से स्फीयर कट आउट कर लिया। ठीक है, तो देखो इस कंडीशन में हेमिस्फीयर की जो रेडियस रहेगी वो इसकी क्या हो जाएगी, स्फीयर की डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हेमिस्फीयर की अगर हम क्या निकालें, रेडियस निकालें, तो हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी हो जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर, ये तो है ही। और अगर स्फीयर की निकालें, स्फीयर की जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, डायमीटर बन जाएगा ये, तो डायमीटर का हाफ कर देंगे तो क्या बन जाएगी, इसकी रेडियस बन जाएगी। और हमको क्या करना है, हेमिस्फीयर और स्फीयर के वॉल्यूम में रेशियो निकालना है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली रेशियो निकालते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन तो है नहीं, तो हमको प्रॉपर सॉल्व करके बताना है। तो देखो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखो आर कितना है यहाँ पे 7, तो 7 का क्यूब डिवाइडेड बाय स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे आर कितना है 7/2 का होल क्यूब। क्लियर है? तो देखो यहाँ से पाई कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बचा क्या, 7 का क्यूब है तो हम 3 टाइम्स लिख लेते हैं। यहाँ पे बचा है कितना 2 इंटू, देखो यहाँ पे 7/2 को भी हम कितनी बार लिख लेंगे, 3 टाइम्स लिख लेंगे, 7/2 इंटू 7/2। क्लियर है? अब देखिए ये तीनों 7 से ये तीनों 7 तो कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा 4, है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 1/4, ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 4 और नीचे बचेगा 1, यानी रेशियो में हमको इसको लिखें तो 4:1 आ जाएगा। देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 14 पर। इसमें क्या बोल रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी ऑन अ ग्राफ इज गिवन एज 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर का रूट, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए आर -4 3, गिवन दैट द पॉइंट बी लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन ऑल द पॉसिबल एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आर। देखिए इन्होंने क्या बोल रखा है, 2 पॉइंट है आपके ए और बी। ठीक है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखी है 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर का रूट। ठीक है, अब जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं -4 3। ठीक है, और जो बी वाला जो दूसरा वाला पॉइंट है वो कहाँ पे लाइज करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो आपको ये बताना है जो एक्स के जो भी पॉसिबल कोऑर्डिनेट रहेंगे ना वो आपको फाइंड आउट करने हैं यहाँ पे। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अगर आप समझें इस क्वेश्चन को, देखिए इसमें क्या दे रखा है, इस टाइप की चीज़ें दे रखी हैं। देखिए तो इन्होंने क्या बोल रखा है, देखिए ये मान लो ये आपका ग्राफ पेपर है ना, -4 3 पॉइंट दे रखा था ना हमको, -4 3। तो देखो -4 इसका कहीं पे, यहाँ पे इधर कहीं माइनस होगा, इसका 3 कहीं पे होगा, तो यहाँ पे -4 3 एक पॉइंट हो गया। ठीक है, ये जो पॉइंट ए है और जो बी है आपका वो कहीं यहाँ पे है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट यही तो होता है हमारा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया पॉइंट बी। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखी है 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ठीक है ना, और आपको बी के कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x और y। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी है, दोनों के हमने कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, देखिए हम क्या करें, अगर हम डिस्टेंस फार्मूला लगा लें तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1। देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर रूट प्लस y2 - y1 का स्क्वायर रूट, और ये रूट में जाता है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो दे रखी है हमको 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए रूट से तो रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या x2 - x1 हम कर लेंगे, यानी x माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी x ये हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y2 यानी y -3 का स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस
7 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये जो वैल्यू है हमको सिर्फ x की बताना है, इसका तो कोई लेना देना है नहीं अभी, तो सिर्फ ये हम देखते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो वैल्यू है, अब यहाँ पे जो रूट में आता है, चलो रूट में लिख लेता हूँ वापस। देखो ये जो वैल्यू होती है इसी से आती है ना, ये वाली जो वैल्यू है स्क्वायर है ना, यहाँ पे भी स्क्वायर है ना, ये इसी से निकलता है, तभी तो हम डिस्टेंस निकालते हैं, इसको आगे सॉल्व करेंगे डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाती है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है हो सकता है ये वाली भी हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है, क्योंकि आगे पीछे तो हो सकता है ना, x1 माइनस आगे पीछे भी हम लिख सकते हैं इस चीज़ को। तो एक बार हम क्या करें, इस x + 4 के स्क्वायर को अगर हम 10 के स्क्वायर के बराबर लिख दें, तो देखो इसको रूट कर लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो x + 4, जो +4 इधर आके माइनस में हो जाएगा, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और हो सकता है अगर 7 के साथ में रखें तो क्या हो जाएगा, x यहाँ से +4 है, इधर आके माइनस हो जाएगा 7 में से, 7 माइनस कितना हो जाएगा 4, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू 3। यानी जो x की वैल्यू आ रही है या तो 6 होगी या तो 3 होगी। अब हमारे ऑप्शन में देखते हैं हम 6 और 3, देखिएगा आप। ठीक है, हमारे ऑप्शन में यदि हम देखें तो यहाँ पे मल्टीपल के फॉर्म में दे रखा है। देखो मल्टीपल ऑफ 2 6 तो है बट 3 नहीं है, मल्टीपल ऑफ 3, हाँ मल्टीपल ऑफ 3 6 भी आता है और 3 भी आता है 3 की टेबल में। ठीक है, 5 में नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा, 6 में सिर्फ 6 आएगा, 3 नहीं आएगा। ठीक है, यानी जो बी वाला ऑप्शन रहेगा वो इसका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 15 पर। इसमें देखिए क्या दे रखा है, इफ ए, ये पॉइंट दे रखे हैं B43 एंड C66 आर द 3 वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4th वर्टेक्स D। देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कई बार हम पहले भी कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम। देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं एक पैरेललोग्राम। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। देखो तो यहाँ से ये हमने मान लिया पॉइंट A है, तो A के कोऑर्डिनेट क्या है, देखो A के कोऑर्डिनेट आपके क्या हो जाएंगे, इन्होंने बोल रखा है हमको A के कोऑर्डिनेट है 1 2। ठीक है, आप पेपर में देख लीजिएगा 1 2। B के कोऑर्डिनेट क्या है, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा। B के कोऑर्डिनेट क्या है 4 3। फिर C के कोऑर्डिनेट क्या है 6 6। ठीक है, और हमारे जो D के कोऑर्डिनेट है ये तो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं XY। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, हम हमेशा करते हैं इनके डायगोनल को हम क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। और हमको मालूम होता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम इसके जो बीच वाला पॉइंट है इसको हम चाहे तो O मान लें, इसके कोऑर्डिनेट आप फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो देखो किस तरीके से निकल जाएगा हमारा आंसर। देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो अगर यहाँ से निकालें कोऑर्डिनेट ऑफ O, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ O अगर हम निकाल लें यहाँ से तो देखो क्या निकल जाएगा, है ना, क्योंकि मिड पॉइंट होता है यहाँ पे, तो x1 + x2/2 हो जाएगा, तो यानी 1 + 6/2 हो जाएगा। और ये 2 + 6/2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 7/2। और ये कितना हो जाएगा 2 6 8, और 2 से 8 को अगर कैंसिल करेंगे तो कितने बार में आ जाएगा 4 बार में, तो ये O के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। ठीक है, अब अगर ये वाले से निकालें O के कोऑर्डिनेट तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ O इस वाले से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x + 4/2, और यहाँ से क्या हो जाएगा y + 3/2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक चीज़ें। तो देखो अब हमको मालूम है, अब कोऑर्डिनेट तो O के ही हैं, चाहे आप इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो, O तो एक ही जगह पे है, तो ये कोऑर्डिनेट तो बराबर रहेंगे ना आपस में, यानी ये x की वैल्यू हो गई और ये y की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वल टू में रख सकते हैं, यानी कि x + 4/2 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 7/2 के बराबर। और यहाँ से जो y + 3/2 है वो किसके बराबर जाएगा 4 के बराबर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो x + 4 बचेगा, +4 इधर आके माइनस में आ जाएगा, यानी x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 2 4 जाए 8 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 हो गया, +3 इधर आके माइनस में हो जाएगा, यानी y की वैल्यू 8 में 3 जाएगी तो कितनी बचेगी 5। यानी x की वैल्यू आपकी 3 आ रही है और y की वैल्यू 5 आ रही है। देखिए इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 5 है ना, तो ये डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 16। देखो इसके क्वेश्चन नंबर 16 में हमको क्या दे रखा है, 2 लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल्स x एंड y आर गिवन बिलो, a1x + b1y + c = 0, a2x + b2y + c = 0,
है ना, यानी कि A1 A2 B1 B2 ये C सेम है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंडिपेंडेंटली सफिशिएंट टू डिटरमाइन इफ अ सॉल्यूशन एग्जिस्ट और नॉट फॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए यहाँ पे x और y के फॉर्म में 2 लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी हैं और आपको ये बतानी है कि इसमें से जो लीनियर इक्वेशन है ना, तो उसमें से क्या है, कौन सी जो इक्वेशन है हमारे पास, जो कंडीशन दे रखी है वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं इन लीनियर इक्वेशन के, जो कंडीशन दे रखी है उनके अकॉर्डिंग। तो देखो अब लीनियर इक्वेशन के जो हमारे सॉल्यूशन वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, उसके लिए हमने टोटल 3 कंडीशन पढ़ रखी है। तो देखो यदि आपको वो याद है ना, तो ये क्वेश्चन आपको ईजिली बन गया। देखो एक कंडीशन हमने ये पढ़ रखी है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, एक कंडीशन आपने क्या पढ़ रखी है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। एक कंडीशन आपने क्या पढ़ रखी है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये 3 कंडीशन हमने पढ़ रखी है, नो सॉल्यूशन है ना, सॉरी यूनिक सॉल्यूशन की, और ये नो सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की। ठीक है, तो देखो अगर ये चीज़ होती तो वो क्या हो जाती है, हमारे जो सॉल्यूशन होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो देखो अगर हम यहाँ पे देखें पहली कंडीशन में, यहाँ पे क्या बोल रखा है, A1/A2 इक्वल टू A2/B2 इक्वल टू 1। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? हाँ हो सकता है। किस कंडीशन में? यहाँ पे ये वाली कंडीशन में, है ना। अगर हमारे पास देखो ये वैल्यू अलग अलग है और ये वैल्यू अगर सेम होती है, कोई यहाँ पे भी दे रखा है C/C, तो अगर ये वैल्यू सेम रहेंगी, मान लो 6/6 है, तो 6 से कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हो सकती है, हाँ यहाँ से सॉल्यूशन हमारे एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर हम सेकंड वाले में देखें, देखो A1/A2 इक्वल टू B1/B2, तो ऐसा तो होता ही नहीं है हमारे पास, है ना। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 होता ही नहीं है, तो ये वाली तो रहेगी ही नहीं। फिर यहाँ पे दे रखा है A1/A2 इक्वल टू A1/B1, तो देखो ये तो होता ही नहीं, A1/B1 यहाँ पे क्या होता है हमारा, है ना, यहाँ से हो गई नहीं, यहाँ से A1/A2 और B1/B2 होता है हमारा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन तो होगी ही नहीं। ठीक है, फोर्थ वाले में देखेंगे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो देखो यहाँ पे भी ऑप्शन अलग अलग दे रखे हैं, तो जो 1 वाला है और 4th वाले इससे हो जाएगी, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सॉरी हाँ यही है 1 और 4। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन रहेगा। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 17। तो इसके क्वेश्चन नंबर 17 में हमको दे रखा है, इफ मोड ऑफ सम डेटा इज 7 एंड देयर मीन इज ऑल्सो 7 देन देयर मीडियन इज। देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, मोड दे रखा है 7, मीन दे रखा है 7, आपको मीडियन निकालना है। तो यहाँ पे एम्पेरिकल रिलेशनशिप वाला जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम यहाँ पे। तो यानी 7 हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, उसके बाद हमारे असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन आएंगे। देखिए इन्होंने क्या बोल रखा है, इन एन MCQ टेस्ट अ स्टूडेंट गेसेस द करेक्ट आंसर x out of y times. If the probability that the student guesses the answer to be wrong is 2/3, then what is the relation between x and y? देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है, एक MCQ टेस्ट में एक स्टूडेंट ने क्या किए हैं, x out of y टाइम्स क्या किए हैं, इन्होंने गेसेस करेक्ट किए हैं, है ना। यानी टोटल y था, उसमें से x इन्होंने करेक्ट गेस किए थे। ठीक है, यानी टोटल क्वेश्चन y हो सकते हैं, x उन्होंने करेक्ट गेस कर लिए उसमें से। अब जो प्रोबेबिलिटी किसकी दे रखी है, रोंग आंसर की, यहाँ पे है ना, रोंग गेसेस की, सॉरी, तो रोंग गेसेस की जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है वो 2/3 है। तो आपको बताना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो देखो अगर x और y के बीच में निकालना है तो पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो इन्होंने देखो x राइट आंसर दिए थे y में से, तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, x/y हो जाएगा ना, फेवरल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स होता है हमारा। ठीक है, तो हमारे जो फेवरल थे वो x थे, टोटल हमारा y है। ठीक है, अब उसके बाद अब यहाँ से देखो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है, अगर वो यहाँ पे करेक्ट आंसर की दे रखी है तो डायरेक्टली इक्वल टू में रख लेते हैं, बट यहाँ पे रोंग आंसर की आपको दे रखी है। तो देखो अगर हमको करेक्ट आंसर की निकालनी है तो हमको मालूम है, पहले से हम पढ़ चुके हैं इस टाइप की चीज़ें, है ना। हमने ऐसा पढ़ रखा है ना, P(a) प्लस P(a) कॉम्प्लीमेंट इसका 1 होता है। ठीक है, यानी कि हमको किसी एक की दे रखी हो तो दूसरी की निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं, 1 में से उसको माइनस कर लेते हैं। तो अगर हम क्या करेंगे, 1 में से 2/3 को माइनस कर लें तो किसकी निकल जाएगी, करेक्ट आंसर की निकल जाएगी, है ना। इनकरेक्ट आंसर की इन्होंने दे रखी थी, रॉन्ग आंसर की, तो हम करेक्ट आंसर की निकालने के लिए 1 में से उसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x/y, इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 1 = 3, है ना, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, -2 का 2 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ से हो जाएगा x/y इक्वल टू 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1/3, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, y का y और 3x, है ना,
ये हो जाएगा। तो y इक्वल टू 3x, ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए रहेगा वो इसका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? यहाँ पे x इक्वल टू 3y दे रखा है, यहाँ पे 3x 2y दे रखा है, 2x 3y दे रखा है, तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? चलिए तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर अब इसके 19 और 20 वाले, और ये आपके असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जिन बच्चों को असर्शन रीजन अच्छे से नहीं मालूम है उनको मैं बता देता हूँ। असर्शन और रीजन में आपके टोटल एक असर्शन और एक रीजन दे रखा होता है, 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं। आपको क्या करना होता है, इन 4 ऑप्शनों में से एक सही ऑप्शन चूज करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या 19 और 20 में क्योंकि ऑप्शन क्या सबके सेम ही होते हैं इसलिए एक तरफ ऑप्शन दे दिए, बस इनके आपको आंसर लिखना है। देखिए अब असर्शन रीजन में होता क्या है, देखिए आप क्या समझिए, यहाँ से मैंने पहले भी आपको बताया है पिछले जब पेपर सॉल्व करवाए थे। असर्शन और रीजन को आप अलग अलग चीज़ें मान के चलिए। असर्शन को एक अलग स्टेटमेंट या क्वेश्चन मान के चलिए और रीजन को एक अलग स्टेटमेंट और क्वेश्चन मान के चलिए। तो देखो यहाँ पे अगर हमने असर्शन देखा और असर्शन आपका सही है, ठीक है, और रीजन देखा और आपका रीजन भी सही है, ठीक है, तो अगर दोनों सही हैं आपके तो अब यहाँ पे एक ऑप्शन होता है बोथ ए एंड आर, यानी कि असर्शन और रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए, यानी कि जो आपने क्वेश्चन देखा असर्शन और रीजन उसका देखा, अगर ये रीजन इसी की करेक्ट एक्सप्रेशन दे रहा है, ठीक है, यानी इसी के बारे में लिखा हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ, अगर दोनों सही हैं और ये लेकिन अलग क्वेश्चन है और ये चीज़ अलग है ना, दोनों एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं रख रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। ठीक है, और अब जो सी और डी है, अब इसमें से अगर दोनों में से कोई एक भी वैल्यू अगर रॉन्ग है, ठीक है, अगर ए हमारा सही है और आर फॉल्स है तो ये सी वाला हो जाएगा, और ए फॉल्स है और आर इज ट्रू है तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यानी ट्रू फॉल्स में अगर एक भी आपका गलत दिख जाता है ना तो ये तो होंगे ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो। चलिए तो अब हम सॉल्व करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चन। देखो इन्होंने क्या बोल रखा है यहाँ पे, पहले वाले 19 के असर्शन में हम देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/sec थीटा प्लस 1/cosec थीटा इज 1। आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, इन्होंने बोल रखी है 1। हम चेक कर लेते हैं एक बार। देखो 1 + sec थीटा है ना, अब 1 + sec थीटा 1/sec थीटा प्लस 1/cosec थीटा, ठीक है, इसको हमको निकालना है। तो देखो हम क्या करेंगे, इन्होंने 1 दे रखा है, अभी तो हम सॉल्व करके देखते हैं अगर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1/sec थीटा मतलब cos थीटा, 1/cosec थीटा मतलब sin थीटा हो जाएगा। देखो अब हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। देखो cos और sin की हमने जो वैल्यू याद की है 0 से 90 की, 0, 30, 40, 45 है ना, 60 और 90 की। ठीक है, तो कोई भी एक वैल्यू पुट करके देखेंगे हम, अगर जो वैल्यू देख लेंगे समझ में आ जाएगा। 1 से ज़्यादा आ जाती है तो नहीं होगा, है ना, 1 से कम आ जाएगी तो वो हमको देख लेंगे। मैक्सिमम वैल्यू इन्होंने 1 बोल रखी है, 1 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए मतलब। तो देखो हम यहाँ पे थीटा इक्वल टू ले लेंगे 45। ठीक है, अब आप जब भी आप मैक्सिमम वैल्यू ऐसी कोई चीज़ निकालना हो तो कोस और साइन में कंडीशन दे रखी है तो 45 आप लिया करो, क्योंकि देखो 45 अगर आपने वैल्यू अच्छे से याद की रखी है तो वो वैल्यू क्या चेंज होती है। जैसे जो साइन की जो 0 डिग्री की वैल्यू होती है वो कोस 90 की वैल्यू हो जाती है, साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कोस हमारी 60 डिग्री की वैल्यू हो जाती है, यानी आगे पीछे होती है। जो 45 वैल्यू होती है वो दोनों की सेम होती है, साइन की भी और कोस की भी। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे 45 लेके सॉल्व कर ले रहे हैं। अगर हम यहाँ पे लेते हैं कोस 45 और प्लस में लेते हैं साइन 45, तो कोस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 और साइन 45 डिग्री की वैल्यू भी होती है 1/√2। अगर इसको हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 ऊपर हो जाएगा और नीचे √2 का √2, यानी आ जाएगा आपका 2/√2। इसको अगर हम सॉल्व कर लें, √2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर हो जाएगा 2√2 और नीचे हो जाएगा रूट से रूट कैंसिल हो गया 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी आ रहा है हमारा √2। और √2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1.414। ठीक है, इस टाइप की वैल्यू होती है। तो अब ये तो ऑलरेडी 1 से ज़्यादा आ रहा है ना, 1 तो आ नहीं रहा, 1 से ज़्यादा आ रहा है, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो 1/sec थीटा प्लस 1/cosec थीटा है उसकी जो वैल्यू रहेगी 1 से ज़्यादा रहेगी, 1 नहीं हो सकती। इसका मतलब हमारा असर्शन फॉल्स है। ठीक है, तो अब आगे आप नहीं भी पढ़ोगे ना, अगर आपको टाइम बचाना नहीं भी पढ़ोगे तो आपका ईजिली असर्शन फॉल्स है ना, असर्शन फॉल्स किस में होता है डी वाले में, तो डायरेक्टली आपका डी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम देख लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बोथ साइन थीटा एंड कोस थीटा इज 1। ठीक है, मैक्सिमम जो वैल्यू होती है साइन थीटा और कोस थीटा की आप याद रखना हमेशा 1 ही होती है, क्योंकि देखो साइन 90 डिग्री की वैल्यू हमारी 1 होती है, ठीक है, कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है ना, इससे ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होती है, चीज़ याद रखना है। ये ट्रू रहेगा तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो ये डी वाला इसका रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 20। इसमें देखिए असर्शन पढ़ते हैं सबसे पहले। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बेड एग इन अ लोट ऑफ 400 इज 0.035। द नंबर ऑफ गुड एग्स इन द लोट ऑफ 386। देखिए ये प्रोबेबिलिटी वाला हमारे ऊपर की तरह क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बेड एग की दे रखी है। ठीक है, आपके पास एक लोट ऑफ एग यानी कि आपका टोटल एग जो है 400 है, उसमें जो बेड एग हैं उनकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 0.035, और जो नंबर ऑफ गुड एग्स हैं आपके वो कितने दे रखे हैं 386 दे रखे हैं। क्लियर है यहाँ तक? देखो अब 386 दे रखे हैं गुड एग, टोटल आपको दे रखा है 400। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या प्रोबेबिलिटी गुड एग की निकाल लेंगे और यहीं से आपकी प्रोबेबिलिटी किसकी निकल जाएगी, बेड एग की निकल जाएगी। देखो कैसे, अब यहाँ पे अगर हमको गुड एग की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड एग की अगर हमको निकालनी हो तो क्या हो जाएगी आपके पास में टोटल। देखो फेयरवेल है हमारे पास 386 है ना, और टोटल है हमारे पास 400, तो गुड एग की प्रोबेबिलिटी होगी ये। अगर हमको बेड एग की निकालनी हो है ना, बेड एग की अगर हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो क्या करेंगे हम 1 में से इसको माइनस कर देंगे। ये हमने पढ़ रखा है ना, वे कॉम्प्लीमेंट वाला यहाँ पे पिछले बार में मैंने बताया भी आपको क्या ना, इस टाइप में होता है, यानी कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट अगर हम देखते हैं तो 1 होता है ना, यानी दोनों का होने का और नहीं होने का दोनों का जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है वो 1 होता है। अगर किसी का दूसरे का भी निकालना है यानी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 1 में से इसको हम क्या कर देते हैं माइनस में कर देते हैं। ठीक है, तो 1 में से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, बेड एग का निकल जाएगा, और बेड एग का दे रखा है 0.035। तो इसको सॉल्व कर लो, अगर ये आता है तो हमारा ऑप्शन सही है ये। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे, इनसे कुछ नहीं 1 ले लो, 400 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 400, ये 386 का 386 डिवाइडेड बाय 400। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 400 में 386 माइनस करिए 4, और यहाँ से बचेगा 10 यानी 14, और नीचे 400। इसको आप कैंसिल कर लो आप। ठीक है, कैसे कर लेंगे 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 0 का 0। अब यहाँ से और कैंसिल कर लो, देखो 2 1 जा 2, 0 का 0, और 7 को कैंसिल करेंगे 3.5 आएगा। ठीक है, इन 3.5/100 आया। अब 2 0 हैं, 2 नंबर पॉइंट आगे चला जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 0.035। समझ में आया ना, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो ये 0 आ गए, 2 नंबर आगे जा गया पॉइंट, तो 0.035 आ रहा है। और यहाँ पे आपको जो ऑप्शन में दे रखा था यहाँ पे वो भी दे रखा था यही। ठीक है, यानी बेड एग की प्रोबेबिलिटी यही दे रखी है, यानी जो हमारा असर्शन है वो तो राइट है। ठीक है, अब रीजन और देख लेते हैं अपन। अब देखो रीजन में क्या बोल रखा है इन्होंने, if the probability of an event is p, the probability of its complement event will be 1 minus p। ठीक है, देखो ये भी सही है। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है, देखो अगर किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी दे रखी है पी ऑफ ए की, अगर हमको उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 1 में से हम उसको क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ भी की है अभी। ठीक है, यानी कि ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, और ये जो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है ना उसी के बारे में, यानी ऑप्शन नंबर जो ए रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा इस वाले क्वेश्चन का। क्लियर है ना? ठीक है, तो इसी के साथ ही आपके इसके 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, मैं वहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा इसका डाउट। ठीक है, और बाकी इसके जो आगे क्वेश्चन है वो आपको इसकी सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, मैंने आपको बता चुका हूँ, वहाँ से आकर आप इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।